हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीएस में स्कोर करना आज के समय पे बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जीएस जो है काफ़ी डिटेल पूछी जाने लगी है। तो उसे कैसे टैकल किया जाए और किस तरह से उसको सही से सॉल्व किया जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हो तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से पेपर को टैकल करना है, जो बेसिकली जीएस और उसमें स्कोर कैसे गेन करना है। अगर आपको इसमें स्कोर ज़्यादा चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी पता होने चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं वो तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने हर एक वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करवाऊँ। और जब भी मैं कोई टॉपिक कराता हूँ तो उसमें अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रखता हूँ। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ये क्या कहते हैं, उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री हुआ था 2021 में, उसका सॉल्यूशन है। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं है, उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं ना उससे रिलेटेड, वो सारे के सारे कवर हैं। तो बेसिकली इस एक वीडियो में आपको सिर्फ वो 150 क्वेश्चंस नहीं दिखने वाले हैं, उसके साथ आपको करीबन 300 से 400 क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को मिलाकर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हमें पता रहता है कि क्या आता है 10th शेड्यूल के अंदर ये चीज़ क्या है, मेंशन है। अब देखते हैं हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ बताया गया है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल अधिनियम है वो क्या कहते हैं, वर्ष 1985 में 92वें संविधान संशोधन यानी 52nd जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से, ठीक है, भारतीय संविधान में दल बदल वो विरोधी कानून को जोड़ा गया है। तो ये बात एक तो क्लियर हो गई। अब इसके साथ साथ देखो जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अनुसूचियाँ, तो चौथी अनुसूची पूछी जाती है। उसमें क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ठीक है। और छठी अनुसूची पूछी जाती है, तो छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ कंट्री, वो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ स्टेट्स हैं, और आपको याद क्या रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ना कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और क्या कहते हैं आपका मणिपुर, ये नहीं है। बाकी सारे के सारे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है छठी अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। तो कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इसमें पता होना चाहिए आपको कि इसके अंदर इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो इसी तरह देखो एक सवाल था, हमने कितने 5-6 सवाल बनाए ना, तो उसी तरह 5 to 6 क्वेश्चन हर एक सवाल के बाद आपको देखने में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या होता है बड़ी जल्दी क्या होता है गिव अप कर जाते हैं। बट अगर आपको सही से पढ़ाई करनी है तो आपको क्या होता है कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि तड़क भड़क तरीके से बातें करना, एकदम से आपको मतलब कि बातों में उलझा कर आपका टाइम वेस्ट करा कर 2 घंटे निकाल जाना, वो हमारी फितरत में नहीं है। हमारी फितरत में है कि भाई सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, और जो एग्ज़ाम में आ सकता है सिर्फ उसी को पे ही काम करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो ये देखो सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार हर एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से घूम के आ जाता है। कभी कभी पूरे सारे सदस्यों की संख्या पूछ देता है, कभी सिर्फ लोकसभा की पूछता है, कभी सिर्फ राज्यसभा की पूछता है। तो देखो लोकसभा से कितने आते हैं, तो 15 आते हैं, और राज्यसभा से कितने आते हैं, तो 7 आते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके, तो 15 और 7 कितने हो जाते हैं हमारे, तो 22 आते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने आते हैं हमारे, 22 सदस्य आते हैं। तो वही यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो 15 लोकसभा से आते हैं और 7 किससे आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। अब इसके नीचे नीचे वाला लाइन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं आपका बताया गया है कि लोक लेखा समिति को वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे क्या कहते हैं आपका मोंटफोर्ट सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 308 के तहत किया जाता है। तो अगर आपका इससे कोई और सवाल आएगा तो वो आपका पेपर में नहीं छूटेगा। इतना पता होना चाहिए कि ये जो आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये सिर्फ 1 साल के लिए बनती है, ठीक है। तो अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कांग्रेस द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्र कांग्रेस द्वारा भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये देखो, ये हमें मालूम रहता है, सबसे बहुत ही बेसिक सवाल है ये कि कब की गई थी। तो लाहौर सेशन में की गई थी 1929 में। अब एग्जैक्ट डेट क्या है तो यहाँ बताई गई है 31 दिसंबर सन 1929 को कांग्रेस के लाहौर
अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो कई बार स्टेटमेंट आ जाती है एग्जाम के अंदर कि क्या आते हैं, अब ये स्टेटमेंट किसने कही है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन है ये। इस अधिवेशन में समन्वय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पूछा जाता है कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो ये 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ही ये घोषणा की गई थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन को हिंदी का प्रारूप जो था वो कब अपनाया गया। तो ये देखो, तो हिंदी का जो प्रारूप था उसे अपनाया गया था हमारा 24 जनवरी सन 1950 को। ठीक, अब इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें हम तो 27 दिसंबर सन 1911 को, ठीक, तो 27 दिसंबर सन 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम यह गीत गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली भाषा में लिखा था, जिसे बाद में हिंदी अनुवाद किया गया और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया, जिसका शीर्षक क्या था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो कई बार हो सकता है कि आपसे अगर पेपर में पूछ जाए कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया की कहते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है जनगण मन ना दे, वहाँ पे हो सकता है आपसे बोल दे कि द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा है, तो आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो एक नया सवाल हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहे हैं ये। तो इसके जो अध्यक्ष थे, देखो जो इसके अध्यक्ष हैं आपके वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा हैं। ठीक है, तो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो हैं ये इसके अध्यक्ष थे पहले। तो भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार एक स्वायत्त विधिक संस्था है। स्वायत्त मतलब क्या, ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, किसी का कंट्रोल नहीं है उस पर। इसकी स्थापना क्या होती है, तो 12 अक्टूबर 1993 में होती है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर बार पेपर में पूछी जाती है कि ह्यूमन राइट कमीशन जो इंडिया का है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो वो डायरेक्टली पूछा जाता है। आयोग एक बहुत सदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। तो अभी कौन है आज के समय पे, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था। तो ये देखो ये सवाल भी बहुत फेमस हो चुका है। एसएससी हो चाहे बैंक हो चाहे कहीं भी हो, ये सवाल लगातार पूछा गया है। तो ये देखो इसका आंसर आपको क्या आता है मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम। तो यहाँ पे देखो इसके जो वो थे आपके पहले उपराज्यपाल, क्योंकि क्या कहते हैं राज्यपाल वहाँ पे नहीं है, उपराज्यपाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जो होती है वो डायरेक्टली सेंटर के कंट्रोल में होती हैं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद कर लेना। गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2020 तक था। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा हैं, जो कि 7 अगस्त से 2020 से अब तक हैं। ठीक है, 7 अगस्त 2020 से अभी तक बने हुए हैं उस पोस्ट पे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं। तो ये देखो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के जो वो डायरेक्टली अधीन होते हैं, भारतीय के जो रक्षा मंत्री होते हैं। देख अब इससे रिलेटेड कुछ बातें देख लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में भारत के रक्षा मंत्री का सैन्य सलाहकार होता है। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेवाओं के संबंध में सुझाव भी देते हैं। जनरल विपिन रावत की बात करें तो वो 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस के प्रमुख है। तो ये दोनों ही लोग क्या हैं, पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड के पर्पज़ से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इन विच ईयर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो उसकी स्थापना जो हुई थी हमारे वो 1990 में हुई थी, यानी कि 1919 में हुई थी।
और संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष संस्था है ये। इसका लक्ष्य क्या है कि श्रमिक वर्ग को श्रम को आवास संबंध अवस्थाओं को सुधार करना। ठीक है, तो कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि इसमें से क्या क्या चीज़ें उसके लक्ष्य हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए बस। अर्थात विश्व के श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ठीक है, तो जो भी लेबर्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स रेगुलेशन कौन बनाता है, तो ILO बनाता है। इसका मुख्यालय यहाँ है जिनेवा में। बेसिकली जिनके नाम के लास्ट में O आता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो उनका मोस्टली जो क्या आता है आपका वो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर होता है वो जिनेवा में ही होता है। ये बस एक तरीका है याद करने का, मतलब हमेशा प्रूफ सही नहीं होगा, एक्सेप्शन केसेस बहुत सारे होते हैं। तो वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1969 में से क्या मिला है, नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। तो ये सवाल भी देखो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, और मैं कह नहीं रहा हूँ कि आपको जितने भी सवाल मिलेंगे वो PYQ से ही मिल जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में क्या आते हैं, सवाल जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी बात करते हैं हम। तो ये क्या है हमारा, एक आपका एक लीगल राइट है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। आप इसके लिए हाई कोर्ट में जा सकते हो, बट क्या आते हैं यहाँ पे इसको एज ए फंडामेंटल राइट की तरह पे ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए रिट जारी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो देखो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त करके इसके अनुच्छेद 300 क के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, विधिक अधिकार हो या फिर क्या आते हैं लीगल राइट आपका, या मतलब कानूनी जो अधिकार होता है, ये दोनों बातें सेम ही होती हैं लगभग। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद 31 का अनुच्छेद और क्या आते हैं आपका जो 19 का 1 का जो चाहे उसे निरस्त किया गया था। और भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था, किंतु 44वें संविधान मतलब इससे पहले क्या था, 7 थे हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब कितने हो चुके हैं, तो 6 हो चुके हैं। ठीक, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये बात रही। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये सवाल भी देखो कई बार पूछा गया है पेपर में। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, जितना भी पेपर बनता है PCS के प्री और हो गया या फिर किसी भी एग्ज़ाम का प्री हो गया, वो और आपके जो ग्रुप C के वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, इनको निकालने के लिए सबसे बेहतर अगर आपको क्या आता है बेहतर वो चाहिए स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आपको PYQ लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने PYQ हैं जिस तरह से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड फैक्ट भी पता चलता है, तो आपका आधे ज़्यादा पेपर वहीं पर क्रैक हो जाता है। जो भी आपके नंबर नहीं बढ़ रहे होते हैं वो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन करता है इसमें, तो होम मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, भारतीय गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन होता है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के लिए एक समय में 1 वर्ष की अवधि के लिए अंचल और आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि हर 1 साल के लिए वो क्या आते हैं, जो आपके स्टेट से जो भी क्या आते हैं मुख्यमंत्री आते हैं क्षेत्रीय परिषद के उसमें, तो वो क्या करते हैं उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का एक सलाहकारी निकाय, ठीक है, सलाहकारी निकाय होता है और यह किसी भी मामले में विचार कर सकती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तराखंड है ना वो कौन से उसमें आता है। तो देखो उत्तराखंड जो है वो नॉर्थ परिषद में नहीं आता है, ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्थ परिषद के अंदर उत्तराखंड नहीं आता है। उत्तराखंड आता है मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंदर, जिसके अंदर यूपी आता है, क्योंकि उत्तराखंड जो था वो क्या आता है आपका यूनियन प्रोविंस का एक पार्ट था, यानी कि जो आपका उत्तरी प्रांत था उसका एक पार्ट था, और उसके बाद में उसे मतलब यूपी से अलग करके बाद में वो बनाया गया। तो इसीलिए वो क्या आया था मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंदर आता है उत्तराखंड। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंदर आता है। तो ये आपको बताना चाहिए। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में पता है आपके नॉर्थ ईस्ट के आएंगे, और दक्षिण में क्या आता है दक्षिण वाले आएंगे, और पश्चिम आपको पता है कि पश्चिम वाले आएंगे सारे के सारे। और देखो अब हम बात करें नेक्स्ट कि उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए 1972 में विशेष रूप से पूर्वोत्तर परिषद की गठन किया गया था। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट में हो गया आपका।
यदि किसी पंचायत को भंग किया जाए तो उसके चुनाव कितने महीने के भीतर हो जाना चाहिए, तो हम सभी को पता है कि वो क्या आता है 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। बस इसका क्लॉज कहाँ पे दिया गया था 243 का ई है, उसके थर्ड में इसके अनुसार पंचायत के निर्वाचन में उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व करा लिया जाएगा, और यदि उस समय से पूर्व भंग किया गया है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही होगा। ठीक है, तो अगर मतलब कहने का मतलब ये है इनका कि अगर सपोज करो कि कोई व्यक्ति था जो क्या कहते हैं कि एक प्रधान के पद पर था, यानी कि वो प्रधान था तो उसके क्या कहते हैं जो कार्यकाल है वो सिर्फ 4 महीने रह गया था अब शेष। अब 4 महीने पहले ही हो सकता है किसी क्या कहता है अदर रीजन्स की वजह से या कोई और रीजन्स की वजह से उसका कार्यकाल क्या कहता है भंग हो जाता है, या फिर मतलब कि वो अपने पोस्ट पे नहीं रहता, उसकी पोस्ट खाली हो जाती है। तो उस ऐसे टाइम पे क्या होगा कि इलेक्शन कराना कंपलसरी नहीं है ऐसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होगा तो क्या आते हैं 6 महीने के भीतर इलेक्शन होना, मतलब 6 महीने पहले इलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। और कम से कम जो भी इलेक्शन होगा, यानी कि अगर 6 महीने पहले आपका इलेक्शन होता है, ठीक है, तो वो 6 महीने तक ही आपकी सरकार चलेगी। मतलब सरकार कहने का मतलब है कि आप उस पोस्ट पर सिर्फ 6 महीने तक रहोगे। ठीक है, 6 महीने तक, मतलब अगर वो बचे हुए टाइम पीरियड तक रहता है, यानी कि अगर 1 साल के बाद ही अगर भंग कर दिया गया उसका बस्ता अगर जमा कर लिया गया है तो वो अगले 4 साल तक रहेगा। यानी कि जो भी टाइम पीरियड बचा होता है वो उतने टाइम तक के लिए ही रहेगा। लेकिन अगर बचा ही सिर्फ 6 महीने से कम है तो उस वक्त पे उसका जाता है चुनाव नहीं कराया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो, भारत के सार्क दक्षिण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये देखो, ये सवाल काफ़ी बार एसएससी का फेवरेट है। ठीक है, तो वहाँ से ये सवाल आता है निकल के कि इन विच ईयर द सार्क समिट फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहली बार सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1986 में। ठीक, तो ये देखो, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ख़ासतौर पर यूपीपीएससी जो सवाल कराता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप पे। तो देखो, इसका भी एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो देखो, भारत में जो आपका सार्क सम्मेलन है वो सर्वप्रथम 16 से 17 नवंबर 1986 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद नई दिल्ली में 2 से 4 मई 1995 और उसके बाद क्या आता है 3 से 4 अप्रैल 2007 में सार्क सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके बाद यह सार्क का दूसरा सम्मेलन था। पहला सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। मतलब कहने का मतलब है कि 1986 में इंडिया में जो हुआ था ये क्या कहते हैं सार्क का सेकंड समिट था। इससे पहला समिट कहाँ हुआ था सार्क सम्मेलन? तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित किया गया था। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन यानी कि द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका के सार्क चार्टर का हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तो ठीक है, तो ये इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? तो ढाका बांग्लादेश के अंदर होती है। ठीक, और 17 जनवरी 1987 को सार्क सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। यानी कि अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पर है? तो काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है। ठीक है, ये वह स्थापित किया गया। अफगानिस्तान को वर्ष 2005 में आयोजित 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई। यानी कि 2005 में कौन सा था? 13 नंबर का और जो शिखर सम्मेलन था उसमें आपका अफगानिस्तान का ऐड किया गया था। वर्ष 2007 में अफगानिस्तान सदस्य बन गया और 2007 में उसे क्या था सदस्य बना दिया गया पूरी तरीके से। वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्य से मतलब जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो शामिल हैं। तो उसमें देखो मेंबर कंट्रीज़ के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। तो पहला वो ना आपका अफगानिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान दोनों क्या हैं साथ में। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही कम क्या कहते हैं ऐसे वो हैं संगठन जिसमें क्या कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान साथ में आते हैं, या फिर इंडिया और चाइना मतलब कि साथ में काम करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन से संबंधित है? तो देखो, ये राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित कौन सा है हमारा? तो 102वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो वो इससे संबंधित है। तो कुछ देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो संविधान संशोधन हुए ना हमारे 100 से लेकर जो भी 106 तक हैं आपके 106 107 तक, तो वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में भारत में पिछड़ी जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन में संबंधित है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए इसकी बात करता है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जो कि 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था।
तो क्या किया है कि इस माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग था, यानी कि जो आपका बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी कि ओबीसीज की बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है और 1993 में क्या आता है आपका संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे स्थापित किया गया था। राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो देखो SC/ST के मामले में तो राष्ट्रपति का अधिकार पहले से ही होता है कि वो किसी भी एरिया को चाहे तो SC/ST घोषित कर सकते हैं। पिछले वर्ग के उसमें भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 338B और 342A, ठीक है। तो हमें पता है कि 3388 और 338 में क्या आता है आपका SC कमीशन आता है और 338 यानी कि 338A में क्या आता है आपका ST कमीशन आता है। और उसी के साथ क्या जोड़ा गया है 338 में आपका देखो 338 आपका SC कमीशन हो गया, ठीक है। 338 का A जो हो गया वो ST हो गया और यहाँ पे आपका B जो हो गया आपका OBC हो गया, ठीक है। और इसी के साथ 342A भी जोड़ा गया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गया, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो देखो विधान परिषद हो गया या फिर राज्यसभा हो गई, दोनों में कितना कार्यकाल होता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। विधान परिषद क्या है, एक स्थायी सदन है, जिस तरह से राज्यसभा क्या आते हैं, एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो सेम एज क्या था राज्यसभा की तरह होता है इसमें भी, और इनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रहता है। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प किया जा सकता है, इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर विधानसभा चाहे तो एक क्या कहते हैं वो ऐसा वो ला सकती है कि क्या कहते हैं विधान परिषद को ख़त्म कर दिया जाएगी, ज़रूरत नहीं है हमारे स्टेट, ठीक है। तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में यानी कि कौन कौन से में है आपका आता है विधान परिषद, उसकी बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि किस में है करके। तो उत्तर प्रदेश में है देखो, और बिहार में है, जो बड़े बड़े राज्य होंगे वहाँ तो होगी, ठीक है। महाराष्ट्र में है आपका, आंध्र प्रदेश के अंदर है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, ठीक है। तो इन सभी में क्या है आपका विधान परिषद है, ओके। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि नो फर्स्ट यूज़ वाली जो नीति थी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की, वो भारत ने क्या आता है कब अपनाई थी, या फिर मतलब पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे जब ये क्या था ये नीति अपनाई गई थी। तो देखो इस वक्त पे जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की जो प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी सरकार ने 2003 में सर्वप्रथम परमाणु नीति का अमली जामा पहनाया। वर्ष 1998 में पोखरण के दूसरे परमाणु के पश्चात भारत ने स्वयं को परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र घोषित किया था तथा इसके साथ ही 1999 में परमाणु नीति का ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया। इसके पश्चात कैबिनेट समिति CCS के परमाणु नीति की घोषणा की, ठीक है। तो देखो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पोखरण युद्ध हुआ, वो पोखरण में जो परमाणु वो किया था हमने परीक्षण, वो 1998 में किया था। और इस वक्त में जो क्या आते हैं आपके वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है ना। अब देखो अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं यानी कि सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो ये देखो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। तो देखो लोक प्रशासन में संलग्न अधिकारियों को कार्य के महत्व को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के आयोजन किया जाता है। नागरिक सेवा दिवस को पहली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2006 में मनाया गया था। 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के प्रोबेशनरी अधिकारी को पहली बार संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम यानी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। तो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा है, क्या था भारत के क्या कहते हैं सिविल सेवकों को, तो वो आपका किसने कहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
कि केंद्र सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो एक क्या करना है ना कि एक कॉपी लेना, उसमें जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लाइक सपोज करो ये है जैसे हमारा कि क्या आता है केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, ठीक है, या फिर आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, या फिर आपका FAO हो गया। तो ये जितने भी संगठन हैं इनकी वो याद रख लेना, क्योंकि ये पेपर्स में पूछे जा रहे हैं और वो भी लगातार, वो भी PYQs में आ रहे हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा अगर कुछ याद कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है, वो अपनी मर्जी होती है। तो देखो यहाँ बात करते हैं हम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 2005 में हुई थी, ठीक है। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना अधिकार अधिनियम यानी कि 2005, यानी कि जो हमारा क्या है आपका सूचना का अधिकार है, वो 2005 के प्रावधानों के अधीन 12/10/2005 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। केंद्र सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, तो उसमें देखो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते उसके अंदर, यानी कि मैक्सिमम 10 होते हैं उसमें संख्या की अगर बात करें। तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक जो भी पहले हो पद तक रह सकता है। तो अगर उसकी हम बात करें मैक्सिमम, तो 65 वर्ष की एज तक रह सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे करता है, तो एक गठित समिति होती है उसकी रिकमेंडेशन पे करता है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन आ गया ऐसे ही, तो इसको भी देखो नोट डाउन कर लेना कि इसकी मतलब स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ बोला गया है कि द एयर यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड। और ये सवाल तो मैंने इतनी बार देख दिया है ना हर PYQs में, कम से कम 8 से 10 पेपरों में तो ये सवाल लगातार पूछा ही गया है। तो ये भी ऐसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती है। तो देखो वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना था। तो ये कब बना था तो 1981 में बना था। यह अधिनियम 29 मार्च 1981 को संसद द्वारा पारित किया गया तथा 16 मई 1981 को लागू किया गया। इस अधिनियम में मुख्यतः मोटर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं और गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। वर्ष 1987 में इस अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ठीक है। तो क्या किया गया है 1987 में, इसके अंदर क्या आता है आपका ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो देखो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है इसमें, क्योंकि अभी देखो सिर्फ हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन हमने इसके साथ फैक्ट्स कितने सारे कवर किए हैं, तो सारे के सारे फैक्ट्स कवर किए हैं। तो फिलहाल अभी हम इसमें क्या आते हैं 50 क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, कोशिश करेंगे अगर होते हैं तो, ठीक है, वरना हम इसे 2 पार्ट में लेके आएंगे इस वीडियो को। इसी पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे और पूरा देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कुछ और अगर आपको अदर डिटेल लगती है कि इसके साथ मैं और चीज़ें कर सकता हूँ तो आप बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैच करने के लिए कहा है कि कहाँ पे लोकसभा से और राज्यसभा की सीटें कितनी है और राज्यों में मतलब कि वो कितना है, तो वो बताना हमें। तो देखो अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो हमें पता है कि उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो आपके यहाँ 3, ठीक है। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटें हमें पता है कि 3। तो अब इससे अगर हम मैच करने का कोशिश करें तो देखो B का 3 सिर्फ एक ही में, यानी कि D में। तो बेसिकली इनका मेन मकसद ही ये था कि आपको सिर्फ एक आंसर पता होना चाहिए, तो आप सारे बाकी आंसर्स खुद से लगा सकते हो, ठीक है ना। तो कोशिश भी ये रहती है ऐसे क्वेश्चन करना, तो इसलिए आसान हो जाता है। बाकी भी हम देख लेते हैं कि देखो आपका झारखंड में कितनी है, तो झारखंड में 6 हैं, ठीक है ना। और आपका उत्तराखंड में पता ही है 3 है। और छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो 2 हैं, वो सॉरी 5 हैं। और पंजाब में कितनी है, तो 7 है, ठीक है। तो ये रहा इसका वो। यहाँ पे देखो अलग से भी बताया गया है कि झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और फिर पंजाब में कितनी है, 7 है, ठीक है ना। अब हम बात करें निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो देखो संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदस्यों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी बोल सकता है पेपर के अंदर कि मतदान नहीं कर सकता है, तो ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल क्या आता है, उसमें मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी को संसद की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति में भी मताधिकार के बगैर बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारा कि द उत्तरांचल चेंज ऑफ नेम, यानी कि जो आपका नाम चेंज किया गया है तो वो किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आया। तो सन 2006 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत ही आया था। तो देखो उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम बात कर लेते हैं। तो उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के माध्यम से उत्तरांचल राज्य का नाम परिवर्तित करके उसको उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पर्वतीय जिलों को अलग करके किया गया। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अपराध में के अनुसार संसद को किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है। इस प्रकार के विधेयक को संसद में लाने के से पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा विधेयक लेके जाना है जिसमें नाम परिवर्तन करना है किसी राज्य का, तो वहाँ पर पहले राष्ट्रपति की मंजूरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूर्व अनुमति। इसके साथ ही विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल से उनका मत जानने के लिए भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल को मत मानने के लिए बाध्य नहीं हो और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो भेजा तो जाता है विधानसभा में, लेकिन क्या आते हैं उसके मानने के लिए आपका वो हो गया था बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो किस तारीख को क्या आता है उत्तराखंड का गठन हुआ। तो 9 नवंबर सन 2000, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत टिक कर दिया, 9 नवंबर सन 2000 को क्या आते हैं उत्तराखंड का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये 27वें नंबर का राज्य था, आपको पता होना चाहिए, और हिमालय राज्यों में 11वें नंबर का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो देखो निम्न में से उत्तराखंड का वो कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो देखो ये घोषणा जो की थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की थी। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को विधानसभा के में बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर राजस्व पुलिस प्रणाली के प्रारंभ किया था। तो राजस्व जो पुलिस प्रणाली थी उसकी शुरुआत कौन करता है। तो विलियम टेल करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉरी आई थिंक मैंने आंसर गलत बता दिया आपको। तो रैमजे के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सन हेनरी रैमजे के द्वारा। ठीक है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर जॉर्ज विलियम टेल ने, नहीं मैंने सही बताया था, आंसर यहाँ पे इन्होंने लोगों ने सी बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सी किया है, बट आंसर क्या है इसका ट्रेल ही है। ठीक है, ओके, तो ट्रेल नहीं किया था इसे। तो देखो यहाँ पे औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के कमिश्नर जॉर्ज विलियम टेल ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। जॉर्ज विलियम टेल ने उत्तराखंड को एक नई व्यवस्था दी जो वर्तमान में भी इस राज्य की विशिष्ट पहचान है। यह एक प्रकार के से राजस्व पुलिस व्यवस्था थी। उसका कार्य अपने क्षेत्र में राजस्व की वसूली करना, गाँवों को पैमाइश करना और आपका लड़ाई झगड़ों के स्थायी निपटारा करना और तहसीलदारों की सूचना पहुंचाना। ठीक है, इस प्रकार से पटवारी ग्रामीण क्षेत्र राजस्व एवं पुलिस दोनों का कार्य करता था। तो हम देखते हैं कि पटवारी का काम क्या था, ये दोनों चीज़ें होती थी पहाड़ों में। आयोग ने इसका उत्तर सी माना है, तो वो आंसर क्या है गलत है, क्योंकि हमने जितनी बुक्स पढ़ी हैं ठीक है उनमें तो क्या आते हैं इसका आंसर ट्रेल ही है। ओके, तो उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद क्या आता है निर्धारित होते हैं। तो उत्तराखंड से देखो 5 लोकसभा के सांसद निर्धारित होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के लिए 3 होते हैं। तो अब देखो लोकसभा सीटों की बात कर लेते हैं। तो एक अल्मोड़ा है आपका, एक पौड़ी, फिर टिहरी, फिर नैनीताल और हरिद्वार। तो जो अल्मोड़ा वाली सीट है वो एक SC के लिए आरक्षित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका हाँ वो ठीक है ये बात होगी हमारी। और आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा में कितनी है। तो विधानसभा में 13 सीटें SC के लिए आरक्षित है और 2 सीटें ST के लिए आरक्षित है। तो 2 में से कौन सी आपकी, एक चक्राता है ठीक है और एक नानकमत्ता है। तो ये 2 सीटें ST के लिए आरक्षित है। तो टोटल 15 सीटें क्या है रिजर्व्ड है विधानसभा के अंदर। अभी देखो टोबिन टैक्स, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूछा गया है, UP के भी कई सारे एग्जाम से पूछा गया है कि टोबिन टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो ये देखो सवाल पूछा गया है तो है कि आपका जो विदेशी विनिमय का लेन देन होता है ना उस पर टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स विदेशी विनिमय के लेन देन पर लगाया जाता है। विदेशी विनिमय दर में तीव्र उतार चढ़ाव पर अंकुश लगाने हेतु मुद्रा के किसी दूसरी मुद्रा में बदलते समय एक अल्प दर से करारोपण की सिफारिश की जाती है, जिसे टोबिन टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति नहीं है, बल्कि विदेशी विनिमय के अवैध व्यापार को तथा पूंजी के अंत प्रवाह को हतोत्साहित करना है। ठीक है,
तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि विदेशी जो विनिमय का लेन देन होता है, यानी कि जब भी हम क्या आते हैं आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी कि हम फॉरेन से कोई भी चीज़ लेते हैं और फिर उनके बदले हम क्या आते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करते हैं, तो उस पर जो क्या आता है टैक्सेस लगते हैं वो टोबिन टैक्स होता है। ठीक है, तो उसी को ही हम कहते हैं टोबिन टैक्स कहते हैं। अब देखो भारत में कृषि उत्पादों के बाजार के कौन सा विनियमितता करता है, तो अब देखो भारत में जो क्या आता है आपका रेगुलेट करने का काम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, वो कौन करता है, तो उसे करने का काम करता है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट एनेक्टेड बाय स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी स्टेट्स के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है वो उसे क्या काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। तो भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम विनियमितता करता है। ठीक है, विनियमित करता है। ठीक है, राज्य सरकार के अधीन कृषि उपज मंडी समिति अधिसूचित कृषि उपज और पशुधन को नियंत्रित करती है। और कृषि और हम बात करें तो कृषि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के तहत राज्य का विषय है। तो एग्रीकल्चर किसका विषय है, तो राज्य का विषय है। राज्य में पूरे भौगोलिक क्षेत्र का विभेद किया गया है और एक बाजार क्षेत्र मंडियों के रूप में घोषित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकारों द्वारा गठित बाजार समितियों द्वारा बाजारों का प्रबंधन किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत केंद्र सरकार लोगों का हित में वस्तुओं को आयात निर्यात एवं वितरण को नियंत्रित करते हैं, जबकि एपीएमसी जो होती है, ठीक है, कृषि उत्पादों के बाजार का नियंत्रित देखरेख करती है। यदि भी आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। ठीक है, तो आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, बट आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। ओके देखो हम 30 क्वेश्चन ही करते हैं आज इसमें, और फिर उसके बाद क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो इतनी ज़्यादा देर तक क्या कहते हैं पढ़ाना ही पॉसिबल नहीं होता, और आप लोग भी बोर हो जाते हो कि हाँ एक वीडियो के अंदर ही सारी चीज़ें। तो अगर बाद में होगा तो बाद में हम इसे कंबाइन कर देंगे फिलहाल, लेकिन हम इसमें 2 वीडियो में लेके आएंगे इसे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियो में ये कवर हो जाए। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के से संबंधित नहीं है, तो यानी कि बात कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखोगे ना, तो मैं आपको बता दूं, तो जो हमने बात करी अभी आपकी FAO, फिर उसके बाद हमारा एयर पोल्यूशन, फिर उसके बाद हमने सेंट्रल विजिलेंस कमेटी की बात करी, फिर उसके बाद हमने क्या आते हैं ना ये जो लोकसभा, राज्यसभा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जितनी भी चीज़ें बात करी हमने, ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। एक भी सवाल इसमें अभी मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं दिखाई दिया है जो प्रीवियस ईयर के किसी एग्जाम में आया ना हो, जबकि हमने सिर्फ 30 क्वेश्चंस को करीबन डिस्कस कर लिया है। तो आप समझ सकते हो कि 30 क्वेश्चन में अभी तक एक सवाल भी ऐसा नहीं था जो किसी न किसी पिछले पेपर्स में नहीं आया था। ठीक है, आए हुए थे सारे के सारे सवाल। अगर हम प्रीवियस ईयर करके भी जाते ना तो भी ये पेपर मतलब कि प्री क्लियर हो जाता। ठीक है, तो बेसिकली उत्तराखंड का एग्जाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसी तरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस डिटेल के साथ हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो 2 क्वेश्चन बचे हैं उसे भी कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखो बात है कि ये आता है आपका पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इट इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट, इट इज़ अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और इट शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि वह क्या है, वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो हम वैधानिक निकाय है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952 को केसी नियोगी समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में कई बार कि क्या था किसके रिकमेंडेशन पर ये बनती है NDC, तो केसी नियोगी समिति के रिकमेंडेशन में बनती है ये। संयुक्त पर राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC का गठन किया गया था। यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही क्या था सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसके अध्यक्ष तथा सचिव वही होते थे जो योजना आयोग के होते थे। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य होते थे, परंतु 1967 के बाद से केंद्रीय परिषद एवं योजना आयोग, अब नीति आयोग के भी सभी सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य बना दिए गए। तो पहले क्या होता था, योजना आयोग था ना, तो जो उसके अध्यक्ष और वो होते थे उपाध्यक्ष वही सब क्या होते थे, इसके भी होते थे। परंतु क्या हुआ 1967 में कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है ना, जो हमारी कैबिनेट होती है, ठीक है, उसके और वो जो आपके योजना आयोग है यानी कि जो अब नीति आयोग बन चुका है, उन सभी के सदस्यों तथा जो हमारी यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो भी इसके सदस्य अब क्या गए ना, बना दिए गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। तो ये भी सवाल देखो बहुत बार पूछा गया है पिछले सवाल पेपरों में।
तो जो आपका क्या आता है 1977 था, उसमें क्या था, छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम कितनी थी, 19 थी। वर्तमान में लोकसभा कौन सी है, 17वें नंबर की है, और महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि वृहद स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है, ठीक है, अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो, क्योंकि यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आसपास भी नहीं है। जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा क्या है, 32% है, और पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है, ठीक। तो हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे अभी जाके क्या आते हैं, नारी बंधन अधिनियम लेके आ रहे हैं ये लोग, उसके बाद 33% रिजर्व करने की बातें कर रहे हैं सीट की, वो भी लागू कब होगा, तो अगले सेशन में लागू होगा। तो फिलहाल मतलब संख्या कम है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है, तो देखो इसके बारे में क्या सही है, ये सवाल भी पूछा गया था पेपर में, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। यहाँ से क्या देखना, आप इसकी पूरी डिटेल ही जानते हो एक बार में, ठीक है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, तो 1945 पे से क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। अमेरिका में ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी इसकी जो है बात, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रहता है, वाशिंगटन में। देखो इसी का मुख्यालय जो है थोड़ा अलग है, वाशिंगटन के अंदर IMF का ही, बाकी सबका न्यूयॉर्क मिलेगा या तो जेनेवा में मिलेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सदस्य देशों को क्या करता है, कर्ज देता है। ये सदस्य देशों को व्यापार क्षेत्र में उत्पन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक घाटों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरलता उपलब्ध कराता है। भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, ठीक है। तो भारत भी क्या है, इसका एक संस्थापक, वो क्या आता है आपका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्षता क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कर रही हैं। तो ये बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो क्या कर रही है, अभी IMF के क्या है, चीफ है, ओके, मतलब की अध्यक्षता कर रही है। तो देखो गाइस, आज के दिए हम 30 क्वेश्चंस को ही रखते हैं, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और ऑब्वियस है कि इतनी लंबी वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारा कंटेंट मिला होगा। और अगर ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो हम इसको बाकी जो 70 क्वेश्चंस है उस सेकंड पार्ट्स में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर सेकंड नहीं होगा तो 3 पार्ट में करेंगे, 30-30 करके भी कर लेंगे हम, तो कंप्लीट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब किया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा। थैंक यू सो मच।